अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 2 सेनेट नशिस्तों की ऑफर ने मामला दिलचस्प कर दिया है। इस ऑफर के बाद आज MQM ने PTI के ज़ुहराने की ऑफर ठुकरा दी। अब देखें PTI MQM को पीपल्स पार्टी से कुछ बेहतर ऑफर करती है या नहीं। उधर इत्तलात हैं कि पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत ने ऑपोजिशन को 2 नशिस्तें ऑफर की हैं, मगर ऑपोजिशन ने पंजाब फार्मूले की ये ऑफर नामाकूल कहकर ठुकरा दी है। कल सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट राय देगी। देखना यह है कि इस राय के बाद क्या सूरत हाल बनती है। आज ये जायजा भी लेंगे कि क्या सेनेट का इदारा 48 साल में अवाम को और मुकन्ना को वो डिलीवर कर सका जिसके लिए ये कायम किया गया था। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और या मकबूल जान साहिब सीनियर तज्जियाकार हैं, गुज़िश्ता बहुत से दिनों से इसके ऊपर लिख रहे हैं कि सेनेट पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, इसकी ज़रूरत कितनी है। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तज्जियाकार है। राजा आमिर अब्बास साहब अपना एनालिसिस भी देते हैं, माहिर कानून है, जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकली ये सेनेट का इंतखाब इस वक्त कहाँ खड़ा है, कल क्या फैसला आएगा, कितनी तैयारी है और क्या इम्कानात हो सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ और ये मकबूल जान साहब आपसे कर लेते हैं। आपके सामने है मौजूदा सियासी सूरत हाल, एक दूसरे के ऊपर जो दावे किए जा रहे हैं और जो कुछ पंजाब में हुआ जिसे पंजाब फार्मूले का नाम भी दे दिया गया है। बात पहले कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला देने जा रहा है। क्या ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट की सूरत में 3 तारीख को ये सेनेट का इलेक्शन मुनक्किद हो जाएगा? देखिए, ओपन आइडेंटिफाइबल हो या नॉन आइडेंटिफाइबल हो, वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सवाए बलूचिस्तान के, मैं जहाँ तक सेनेट के 20-25 साल की तारीख को देखा है, खरीदो फरोख्त का बाजार ज़्यादातर KPK में और बलूचिस्तान में होता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग होते हैं और 7-8 वोटों से आप एक सेंटर बन सकते हैं। लेकिन जहां आपको इतने सारे बंदे खरीदने पड़ जाएं और इतने सारों का मसला बन जाए तो फिर बहुत बड़ा मसला होता है। ये बिल्कुल ही एक दूर की कोड़ी लाने वाली बात है। दूसरी बात ये होती है कि पार्टी जो हेड होता है वो जो है जिस वक्त लोगों को नॉमिनेट करता है, वो 2 तरह के लोगों को नॉमिनेट करता है। एक वो लोग होते हैं कि जो किसी तौर पर भी कहीं पाकिस्तान में किसी जगह इलेक्शन नहीं जीत सकते, जिनको लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो जूते उठाने वाले होते हैं, वो बूट पॉलिश करने वाले होते हैं, वो कॉलम लिखने वाले होते हैं, उनके लिए खास किस्म के आदमी होते हैं, वो उनको देता है। या वो लोग होता है जो उनका खर्चा उठाने वाले होते हैं। तो करप्ट आप बेशक ओपन बैलेट करें या नॉन ओपन बैलेट करें, आप मुझे ये बताइए कि वो कहा जाता है कि जो बंदा हमारा वोटर बिक जाता है, 5 अरब रुपए पे बिक गया, चलो वोटर 10 वोटर बिक गए, लेकिन वही 5 अरब अगर जो है वो नवाज शरीफ को मिल जाए, जरदारी को मिल जाए और इमरान खान को मिल जाए तो वो जायज है, वो हलवा है, वो नेक है, वो ले ले, उसको कौन रोकेगा भाई, वो पार्टी हेड है, वो तो ले सकता है। असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो सेनेट का अदारा है, ये दुनिया के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता 49 कंट्रीज हैं जिन्होंने खत्म कर दिया। ये दारुल उमरा की नकल है, जो इसलिए कायम किया गया था कि वो लोग जिनकी जायदादें थी, जिनके बड़े बड़े महल थे और वो आम आदमी में मकबूल नहीं थे, उनको जिन्होंने कहा था कि आप तशरीफ लाएं, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आप बैठेंगे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या था? एक आदमी जायदाद बेचता था, साथ इश्तिहार लगाता था कि हाउस ऑफ लॉर्ड की सीट भी बिक रही है। पाकिस्तान के अंदर ये अदारा ना इसके पास अख्तियार है इस चीज का कि कोई फाइनेंशियल बिल पास कर सके, ना इस चीज का अख्तियार है कि किसी किस्म की कोई इंडिपेंडेंट वो काम कर सके। इसका फायदा ही कोई नहीं है। मैं इस पे और ये सब आगे आती हूँ, प्रोग्राम में चल के पहले जो हो रहा है थोड़ा इसको डिस्कस कर लें, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे कि सेनेट क्यों है और क्या है। राजा आमिर अब्बास साहब, कल के फैसले पर आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को तो इलेक्शन है और जिस तरह से अभी बात की है कोई फर्क नहीं पड़ता ओपन हो या फिर सीक्रेट बैलेट हो, क्या अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो उसके बाद 3 तारीख को इसका इनेकाद मुमकिन रहेगा या तारीखें आगे पीछे भी हो सकती है? नहीं, तारीखें तो आगे पीछे होती हुई नजर नहीं आ रही और जो भी फैसला आएगा उसके मुताबिक 3 तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अब 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो हुकूमती रेफरेंस जो आया है, हुकूमती रेफरेंस तो बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि आया जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो आईन पाकिस्तान के तहत हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत नहीं है। इसको उन्होंने आंसर करना है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हमने ये देखा दौरान समाअत
जो 20 के करीब पेशियां हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठा दिए और उस पर कई कई दिन उन पे बहस होती रही, जिसमें 2 सवाल बड़े पर्टिनेंट थे। एक सवाल ये था कि भले से आप ये आइन के तहत भी हो गया, आप इसको सीक्रेट बैलेटिंग भी कर ले, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, क्या रिजल्ट आने के बाद भी वो जो सीक्रेसी है वो इन्फिनिटी टाइम तक, वो क़यामत तक सीक्रेट ही रहेंगे कि या बवक्त ज़रूरत इलेक्शंस के बाद, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स के बाद उनको ट्रेस किया जा सकता है, उनको कनेक्ट किया जा सकता है कि ये जो बैलेट है ये किस शख्स का है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई वो आर्टिकल 59 की इंटरप्रिटेशन आ गई कि जिसमें लिखा हुआ है कि जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे होंगे। अब ये दो चीजें जब सुप्रीम कोर्ट इतने दिन से सुनती रही, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर डायलेट करती है और इस पे फैसला देती है और इनकी इंटरप्रिटेशन कर देती है, फिर तो आपका ये होगा कि सेनेट के इलेक्शंस जो से होंगे वो सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे, आइन के अंडर ही होंगे। लेकिन उसके बाद इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कि जनाब एक पार्टी है उसके अगर 20 एमपीएस हैं और वो सीटें 5 या 6 ले जाते हैं, तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकेगा। एंड इन केस ऑफ चैलेंज जो पार्टी के जो इलेक्शन कमीशन है और पार्टी की सदारत है वो उस वोटर को ट्रेस कर लेगी कि जिसने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। अब जो बात है कि आया 3 तारीख तक ये मुमकिन है या नहीं, 500-600-700 टोटल इसमें वोट्स बनने हैं, तो ये प्रिंटिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप पंजाब में देखें, साहब ये बात मैं समझ गई। अब आपकी गुफ्तगू में से एक बड़ा अहम सवाल बनता है, आपने गुफ्तगू में बार बार आईने पाकिस्तान की बात की कि उसके मुताबिक है कि नहीं। ये जो पंजाब में हुआ है, जिसका अभी ऊपर औरिया साहब ने भी बात की कि जो पैसे किसी वोटर ने खरीदने अगर वो पार्टी के लीडर की जेब में चले जाएं, तो ये जो पंजाब में हुआ, एक जमात जिसके पास 10 मेंबर और एक सेनेटर उसको मिल जाता है सेनेट में, क्या फिर ये भी चैलेंज होना चाहिए? और ये पंजाब फॉर्मूला क्या आईने पाकिस्तान के मुताबिक हुआ है? देखिए, अब ये इसमें इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो बड़ी अच्छी बात है कि वो जो व्हीलिंग डीलिंग थी, वो जो पैसे की लेन देन थी एमपीएस की हद तक, वो तो ख़त्म हुई। अब बात रहेगी, जैसे औरिया साहब ने कहा कि जी पार्टी लीडरशिप को कोई पैसे मिल जाते हैं फॉर ग्रांट ऑफ टिकट्स, तो ये टिकट्स की अगर आप बात करेंगे, फिर तो एमएनए का इलेक्शन हो, एमपीए का इलेक्शन हो, हर जगह आपके इल्म में है कि जी पार्टी टिकट्स, पार्टी फंडिंग, और उसमें हमारे यहाँ बदकिस्मती से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो आए नहीं। तो इलेक्शंस जो होते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के भी हों, वहाँ भी करोड़ों रुपए के जिसके पास खर्चा ना हो या जो इन्वेस्ट ना कर सके, और हमने देखा है कि एक एमएनए को के पीछे 5-6 इन्वेस्टर्स होते हैं जो आके कहते हैं आपका काम नहीं, आप आराम से बैठिए, ये पूरा इलेक्शन हम लड़ेंगे, और बाद में वो उससे अपने बेनिफिशियल बड़ा सादा सवाल अब आपसे रख रही हूं। इन्वेस्टर्स तो सारी दुनिया में मौजूद हैं, माफियाज भी मौजूद है। बड़ा सादा सवाल और सादा ही जवाब दे दीजिएगा इस बात का। टेक्निकली आईनी तौर पर क्या पंजाब में सेनेट का इलेक्शन हुआ है? आईने पाकिस्तान के मुताबिक वोट डला है? वोट बिका नहीं पे आप बात कर रहे हैं, मैं वोट की हुर्मत और इज्जत की बात कर रही हूं। क्या वोट डला है? जी बिल्कुल। देखिए, आईने पाकिस्तान में या जो सेनेट इलेक्शन या जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें यह है कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन कब होता है? इलेक्शन तब होता है कि जब जो सीटें हैं उससे बढ़ के कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो फिर उनके दरमियान कॉन्टेस्ट होता है। लेकिन पंजाब में हम देखते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं दो ही टेक्नोक्रेट्स के अगर डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं तो फिर वो जीत गए। इसी तरीके से जनरल नशिस्तें अगर 5 हैं या 6 हैं या 11 हैं, तो उस पर उतने ही कागजात नामजदगी आए, कागजात नामजदगी दुरुस्त हो गए, किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं निकला। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में बुनियादी तौर पे कोई टेक्निकल फ्लॉ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं रजा रूमी साहब आपको शामिल कर लेती हूं। ऊपर एक बात औरिया साहब ने की थी, उसी को कंटिन्यू किया मैंने राजा आमिर अब्बास साहब के साथ। ये जो पंजाब फॉर्मूला आया है, यहाँ एक जमात के पास 10 सीटें थी, जहां उनको 48 से 49 लोगों के वोट चाहिए थे, वो 10 के साथ भी सेनेटर बना पाए। बहुत बात की जा रही है, अब इसके बाद सिंध से भी इसी के ऊपर बात हो रही है और ऑफर भी कर दी गई है मुत्तहिदा की जानिब से। आपके ख्याल में क्या सेनेट इंतखाब, रजा साहब, जिस हिसाब से हुकूमत का दावा और वादा था कि खरीदो फरोख्त नहीं होगी, साफ शफाफ तौर पर आगे बढ़ा है पंजाब में? देखिए, मुझे नहीं पता कितना साफ शफाफ है, और दूसरी बात यह है कि ये तो बिल्कुल मुक्का टाइप सीन है। वही बात जिसके ऊपर इतना
वावेला मचता रहा कि जी सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, डील्स होती हैं, गैर कानूनी चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली ये हुआ है कि वो उन्होंने आपस में मुकमुका करके, जैसा आप बता रही हैं, जो अभी खबरें भी आ रही हैं, ये प्रॉपर इलेक्शन तो ना हुआ, ये तो एक प्री इलेक्टोरल एडजस्टमेंट कर ली। और उससे मुफाहिमत कह लें फिर जो इसको कि एक मुफाहिमत इंतखाबात हो होते गई। हैं उस पता नहीं हाँ, मुफाहिमत आप कह लें, चले, वो अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन असल बात एनआरओ तो कह ये लें, कि अगर ज्यादा ये आसान और सादा सिंपल सादा कहना है कि कुछ ऐसा हो गया है। चलिए चलिए, अब आपने कहा ये तो मेरे ख्याल से ये एनआरओ टाइप ही कोई चीज़ हुई है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें ना, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी वोट खरीदे जाएंगे, वोट बिकेंगे, और इसके लिए हमें ये करना है, हमें आइन को बदलना है, कानून को बदलना है। और वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून ना निकला। तो वही वाली बात हुई कि अब ये पूरी डील करके तो पूरे के पूरा सूबा पंजाब से सेनेटर्स जो है मुंतखब भी हो गए हैं। अब ये तो डिफीट करता है। असल बात तो ये है कि खुफिया राय शुमारी का मतलब ये है कि जो एमपीएज हैं सूबाई असम्बली के, वो अपनी ज़मीर, अपनी चॉइस के मुताबिक ऐसे लोगों को सेनेट में भिजवाएं जिनसे उनका ख्याल है कि फेडरेशन में पंजाब की नुमाइंदगी जो है, या दीगर सूबों की नुमाइंदगी ऐसे तरीके से हो सके, और जो सेनेट की पॉलिसियाँ और कवानीन पर गौर करना होता है वो लोग देख सकें। मगर यहाँ पर तो सिलसिला ही बिल्कुल उलट है, और यही वजह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासी हमाम में सारी पार्टियां ही नंगी हैं। जो जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जी ऑपोजिशन वाले चोर हैं, ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट को चीनी चोर आटा चोर कह रहे हैं। मगर बात यह है कि जब इस तरह के मामलात पे बात आती है तो सारे जो मफादात होते हैं उनका बड़ी बखूबी तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, और जो प्रोसेस होता है, जो इलेक्शन की एक स्पिरिट होती है, उसको फिर अंडरमाइन कर दिया जाता है। आप खुदा जाने कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आएगा, कल आ जाना है। लेकिन आई और एम श्योर कि देखेंगे वो उस भी देख रहे वर्डिक्ट में होंगे कुछ इस हैरान हिसाब होकर से कि भी इतनी तज़किरा हो कि जहां वोट डला ही नहीं वो फिर बिकने से भी बच गया, तो क्या बेहतर तरीका है कि जब वोट डाला ही ना जाए, एक बंदा बैलेट पकड़े ही ना, पेपर और बैलेट बॉक्स तक ना पहुंचे, तो फिर हिफाजत ही हो गई, या फिर कुछ बिका नहीं। और ये मकबूल जान साहब, आज हुकूमत के मुआवने खुसूसी की जानिब से महमूद मौलवी साहब ने एक ज़ोहराने का एहतमाम किया कराची में। MQM भी इन्वाइटेड थी, शिरकत नहीं कर सकी। पहले ये सुनिएगा कि मशवरा पीपल्स पार्टी क्या दे रही है और क्या कह रही है, ये सुन लें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। MQM को अगर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, अपना सियासी फ़ायदा देखना है, तो फिर तो उनको पीपल्स पार्टी के पास जो हमारी एक कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो PTI की मोहब्बत में अपनी सेनेट की नशिस्तें कुर्बान करना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, उनकी राय, उनको हक है फैसला करने का। हम कोई जबर का कोई फैसला तो नहीं है। एक मशवरा सईद गनी साहब दे रहे हैं MQM को, और एक बात शेख रशीद साहब कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये भी सुनिए। MQM एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है, और MQM को मालूम है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। वो इमरान खान के इत्यादी हैं, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरी कोई किसी से बातचीत नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। कितना अरसा हो गया मैं MQM के उनके ऑफिस भी नहीं गया, लेकिन मुझे यकीन है कि MQM भी हफीज़ शेख को वोट देगी। और आपसे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी जो ऑफर है उसको कुछ आगे भी बढ़ाया गया है। वो ऑब्वियसली हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और हुकूमत का बजट पे और हर मौके पे हम हुकूमत के साथ काम भी किए हैं, लेकिन वो कराची से मुंतखब हुए हैं, और हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा है। तो हम समझते हैं कि वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं हकूक के लिए, कराची के हकूक के लिए। वो PDM के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा, और उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। और या साहब, सवाल अब ये बनता है कि MQM के लिए सियासी फायदा किस में है, पीपल्स पार्टी के साथ जाने में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाने में? देखिए, पहली बात यह है कि कल एक प्रोग्राम के अंदर कमर नवीज जो थे वो वहाँ थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो हमें ऑफर की है 2 सीटों की, वो ऑलरेडी हम जीत सकते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ भी ऐसी है, और हमारा PTI के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ, या तो को उससे बड़ा हमें को ऑफर मिले तब तो हम उस तरफ जाएं, तब भी बात है। तो ये एक मतलब खेल चल रहा है। एक साहब ने एक दिन पहले, मैं नाम लेना चाहता, जरदारी साहब से बात की, तो जरदारी साहब से उनसे पूछा कि 11 वोटर्स की डिफरेंस है
उनका तो 11 बंदों को कौमी असेंबली में खरीदना या कायल करना कोई इतना आसान काम नहीं है, हार्ड टास्क है। एक दो का मसला होता तब भी ठीक होता चाहिए। तो उन्होंने कहा हमने तो एक शोर तो मचाया हुआ है। ये उनकी रेफरेंस किसी बंदे ने किसी तौर पे बात की, मैं उस गुफ्तगू के वक्त मौजूद था उस इलाके वहां पर। मसला सारा ये है कि ये जो सारा कुछ सेनेट का मैदान सजा है, ये पंजाब की मिसाल ने बड़ी अच्छी थी कि जमीर को किसी ने झंझोड़ा ही नहीं, खुद ही जमीर जो है उससे फैसला कर लिया, फैसला करने का मौका ही नहीं आया। ऐसा जो है पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में गुज़श्ता 50 साल से हो रहा है। इत्तेजाद हसन साहब जो थे, ये नए नए CSS करके आए, तो 74 के अंदर इमन समा कत्ल हो गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको दे दिया टिकट गुजरात के अंदर, और टिकट दिया और कहा कि देखो इस शख्स को बिला मुकाबला जीतना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जुल्करनैन साहब डिप्टी कमिश्नर होते थे, उनकी ड्यूटी लगी कि बिला मुकाबला जीतना चाहिए। हुआ ये कि उसके बाद 22 कैंडिडेट थे, हर एक कैंडिडेट को कहा गया कि तुम तो क्यों जाते हो वहां पर, और मुख्तलिफ तरीके से उनको बिठा दिया गया और उन्होंने किसी ने कागजात वापस लिए। लोगों को मौका ही नहीं मिला अपनी राय के इजहार देने का। ज्यादा बगैर लोगों की राय के मुत्तफिक अलह जीत गए। अकबर मुफ्ती साहब का इलेक्शन था, उस इलेक्शन के अंदर उनको कोशिश थी कि उनके मुकाबले में कोई बंदा खड़ा ना हो। मलिक अफजल साहब डिप्टी कमिश्नर होते थे, उनके जिम्मे बात लगी और अकबर मुफ्ती साहब बिला मुकाबला जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, उन्होंने कहा ये इलेक्शन बिला मुकाबला कैसे जीत गए? उन्होंने कहा साहब उसकी किस्मत है, उसका बख्त है, अब मैं बख्त से लड़ाई करूं, बात उसकी की और किस्मत से जाकर लड़ाई करूं। किस्मत और वक्त पर बात तो आकर ये खड़ी तो- हो जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेनी है। जब मफाद पूरा हो जाएगा तो फिर क्या आइन, क्या कानून, क्या शफाफियत, क्या इंसाफ, बात आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रजा साहब, पंजाब में जो हुआ, मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूँ कि PTI की जानिब से बार बार इसका क्रेडिट लेकर इसको एक जीत भी अपनी कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि ये जीत हुई है, वोट बिका नहीं है। मरियम इस पर नाराज हैं और उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। कल भी जब उनसे इस पर बात की गई, ये मुफाहमत मुसल्लत हुई है क्या कहीं से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये मुसल्लत की गई है। इसमें चौधरी जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं वो तो यही है कि चौधरी बरादरान ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है इस मामले को ठीक करने में, और ज़ाहिरी बात है कि सभी लोगों का, सभी बड़ी पार्टियों का इसमें फ़ायदा है, क्योंकि PTI को पहले ख़तरा था कि जो पंजाब में बागी MPs हैं कहीं वो जाके मुखालिफ पार्टियों के उम्मीदवारों को ना जितवा दें, और इसी तरह अपोजिशन को ये ख़तरा था कि उनके लोग जो हैं वो ना कहीं जाके वोट कर दें। तो ये एक एडजस्टमेंट की गई है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे ये वही पार्टियां जो एक दूसरे से बात नहीं कर रही, इनका कोई वर्किंग वो रिलेशनशिप नहीं है पार्लियामेंट में या कानून साजी में, जैसे कि पहले शो ऑफ हैंड्स वाले में मामले में हुआ। लेकिन जब इस तरह के मफादात गालिब आते हैं तो फिर ये सारे जो हैं कोट अनकोट मुफाहमत की बात भी शुरू कर लेते हैं। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये मुसल्लत नहीं हुआ, ये खुद ही से एक सियासी नुस्खा है जो कि चौधरी ने उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, और सारों के जो हैं इंटरेस्ट उनको पूरा किया है। तो लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्या ये असूली तौर पर जमहूरियत और जो इलेक्शन की स्पिरिट है उससे मुताबिकत रखता है? तो मेरी ज़ाती राय में तो नहीं रखता, और यकीनन इसके ऊपर जो है दोनों साइड्स को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ वो अवाम से कुछ और कहते हैं और जब बात आती है अमल की तो उनका अमल बिल्कुल फ़र्क होता है। ठीक, आमिर साहब, पख्तूनख्वा में जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी ने कहा, इसी तरह पख्तूनख्वा में PTI की तरफ से कहा गया है, वोट 2 नशिस्तें ऑफर की गई हैं जिसको वहाँ से रद्द कर दिया गया है। कहा है कि हमें कोई खौफ नहीं है, वहाँ पे अपोजिशन इकट्ठा हो चुकी है। आपके ख्याल में क्या आपको लगता है KP के या सिंध के अंदर भी पंजाब की तर्ज पर अगर एडजस्टमेंट हो जाए तो ये फिर कौमी असम्बली तक मामला जा सकता है, या कम से कम सूबाई सतह पर ये एडजस्टमेंट मामलात को बेहतर तौर हल कर सकती है जमहूरियत की रूह को बरकरार रखते हुए? देखिए आयशा, एक चीज ज़हन में रखिए कि अब जैसे पंजाब में हुआ क्या कि जिस पार्टी की जितनी नशिस्तें थी उसी हिसाब से उनकी सेनेट की नशिस्तें आ गई। यही वो बात है कि जो आईन पाकिस्तान आर्टिकल 59 में जिसकी इंटरप्रिटेशन होने जा रही है कल के फैसले में, जी सिवाय नहीं, वो
पार्टीज आपस में एडजस्ट कर सकती हैं, उसमें ये इजाजत है कि अगर किसी पार्टी के कम है और उसको दूसरी पार्टी ओपनली अगर सपोर्ट कर रही है तो वो उसकी इजाजत है। तो अब इस फार्मूले पे हमें बलूचिस्तान में कथन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें अभी आपने कराची की बात की या सिंध की, तो सिंध में अभी आपने गनी साहब का वो सुनाया उनका कि वो तो एमक्यूएम को डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई अगर आपने अपनी दूसरी सीट बचानी है तो आप कौमी असेंबली में यूसुफ रजा गिलानी को वोट कीजिए, अदरवाइज आपकी जो दूसरी सीट है जो नंबर्स के हिसाब से उनकी बनती है, लेकिन हम प्रेशर डालेंगे या जो खरीद लेंगे, या हमें वजीर आला सिंध की वो स्टेटमेंट याद है कि हम सिंध में 10 सीटें ले जाएंगे। तो ये वही है कि ये फिर वही व्हीलिंग डीलिंग होगी। और इनके पहले भी एमक्यूएम की खातून के बारे में ये एलिगेशन आए थे कि कोई गाड़ी वगैरह लेके वोट दे दिया था, तो इस चीज को अभी भी नजर आ रहा है। केपी में इसी तरीके से एएनपी है, मौलाना फजलुर रहमान है, दीगर है, तो वहां भी ये फार्मूला नजर हमें नहीं आएगा। इलेक्शंस होंगे और केपी की और बलूचिस्तान की तो ये हिस्ट्री रही है, खासकर फेटा के अंदर, कि वहाँ पे करोड़ों रुपए इस इलेक्शंस में लगते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसके लिए वो बल्कि सूबाई असेंबली के जो मेंबर्स जीत के आते हैं उनके नज़दीक एक सबसे बड़ा इंसेंटिव भी ये होता है, ये ग्राउंड रियलिटी, कि जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो हम वो करोड़ों रुपए की बारगेन करेंगे, खरीदेंगे। तो अब इसको कर्ब करने के लिए कल का जो फैसला आ रहा है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो कि ये है कि उसके बावजूद भी पैसे का लेन देन मुमकिन है। और इसी अंदाज में अगर हम इस्लामाबाद की सीट पे देखते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की और शेख साहब का मुकाबला, तो वहां पे अगर नंबर गेम्स आप देखेंगे, नंबर गेम्स में किसी भी तरीके से गिलानी साहब जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन बात ये होगी कि क्या अब उन्होंने ये कहा कि जी उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके बड़े अपने जाती ताल्लुकात हैं, लेकिन बात होगी कि क्या किस लेवल के स्टेक्स है। क्योंकि मैं समझता हमारे हूं प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी ऑफर कर चुकी पीटीआई को कि जनरल सीट हमें दे दे, खवातीन की आप रख लें। देखिए आपस में एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं या गालिबन पहुंच चुके हैं। अब जरदारी साहब वो हैं कि जिन्होंने बीमारी की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल ली है कि मैं शदीद अलील हूं और मैं अदालत नहीं आ सकता, मुझे जमानत दी जाए। लेकिन सेनेट के इलेक्शंस इतने जरूरी हो गए कि वो इस्लामाबाद आके उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया है। और अब वहां पे क्या होगा, वहां पे यही होगा कि लोगों के साथ लेन देन होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हफीज शेख साहब को एज मुख्तलिफ हासिल हैं, और उन्हीं एजेस की वजह से अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बनेंगे और आए हुए हैं तो वो ये सीट निकालने में कामयाब आप बात कर रहे हैं जरदारी साहब की, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो इस वक्त खबरें आ रही हैं सोर्सेज से कि अगले 2-3 रोज उन्होंने अपनी मसरूफियत काफी हद तक हटाकर पार्लियामेंट चैम्बर्स में लोगों से मिलने और शिकवे दूर करने पे लगाएंगे। और यह साहब मैं आपकी तरफ आऊं, मुझे आखिर में उस बात पर जरूर आना है सेनेट के ऊपर, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता कुछ दिनों में डस्का के बाद से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम से बहुत आवाजें आ रही हैं जिस बात पर उनका बहुत जोर था 4-6 महीने पहले, किरदारों की मौजूदगी और किरदारों की हुकूमत को मदद को लेकर। अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। आप वाकई समझ रहे हैं जो पीडीएम रीड कर रही है वैसा है इस वक्त? धांधली जो है ये हर जगह पे होती है। एक एसएचओ जो है, एक पटवारी जो है, एक तहसीलदार जो है, वो मुखालिफ कैंडिडेट को बुलाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे इतने वोट हैं, तुम फलां के हक में बैठ जाओ, और बिठाता है। वरना वो कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ कत्ल की इतनी एफआईआर दर्ज कर दूंगा या तुम्हारे जो जमीन है उसके ऊपर किसी और का दावा करवा दूंगा। इसी तरह डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में होता रहा। मैंने आपको इत्तेजाज हसन की मिसाल दी, उस वक्त तो भाई आईएसआई पैदा ही नहीं हुई थी, लेकिन इत्तेजाज हसन के खिलाफ कम से कम 22 के 23 जो लोग थे उनको बिठाया गया था और डिप्टी कमिश्नर ने बिठाया था। और वो एसपी होता था नजफ के पता नहीं क्या नाम था उसका, बाकरशाह, एसपी बाकरशाह होता था, वो उसको करता था। असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान के सियासतदान बदलेगा तो सब बदलेगा, ये खुद करवाना चाहते हैं। अच्छा, फिर यहां खत्म नहीं होती बात, फिर आपने मुख्तलिफ किस्म के धड़े रखे होते हैं। एक गांव होता है, उस गांव के अंदर एक हिरन बेचने वाला, एक बदमाश का अड्डा, उसकी मर्जी से वोट होते हैं। उसके बाद आप होते हैं अराई जो होता है, कहता है तुम अराई बिरादरी से बाहर जाके वोट दे के देखो। ये सारा एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो भी जाए तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो रहेगी, खा वो डीसी करे, खा वो एसपी करे, खा कोई और करे। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस वक्त खत्म होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज ना चाहें। डस्का में उन्होंने चाहा, बुरी तरह हो गया, उनको काम नहीं आता था। आइंदा 2-3 इलेक्शनों में वे भी सीख जाएंगे।
असल मसला यह है कि हमारी सियासी पार्टियों के अंदर इनहेरेंटली बददियानती और लोगों का इलेक्शन को इंजीनियर करना। और क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि ये जो फोन करता है कोई बंदा किसी को एक छोटे लेवल का और कहता है कि तुम हट जाओ, और उस बंदे के पीछे 4 लाख वोट होते हैं, और उस बंदा जब पॉलिटिकल लीडर होता है और वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो बेसिकली तो मुजरिम वो है जो फोन सुन के करता है उसका। हम गाली उसको देते हैं, यानी हम तवाइफ को कुछ नहीं कहते जिसके बाजार पे ग्राहक आते हैं, जो दरवाजा खोल के खड़ी हुई है, ठीक, उसको कुछ नहीं कहते, ग्राहक को कहते हैं या पैसा लेने वाले को कहते हैं। आप जिस निजाम की बात करें वो निजाम बनाया क्यों जा रहा है? आपने सेनेट के ऊपर बहुत लिखा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूं। अभी यहां पर बड़ा पॉजिटिव भी हमने गुफ्तगू कि जो पंजाब में हुआ एक हिसाब से पॉजिटिव भी है। वोट अगर जमात के पास आ जाता है और जमात फिर उसको इस्तेमाल कर लेती है, इसको क्या ये मुनासिब है? और फिर सेनेट जिस मकसद को तख्लीक हुआ, क्या वो डिलीवर कर पाया? आखिर में कुछ इस पर गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और यह सब जिस मकसद को सेनेट बनाया गया, 2 साल बाद 50 साल हो जाएंगे, 48 साल में हम उस मकसद के हुसूल के क्या करीब आए हैं? आपने इस पर लिखा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा एक्सप्लेन, कितनी इसकी जरूरत है आज हमें? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बाई कैमरल जो था बनाया इसलिए गया था कि पाकिस्तान की जो 4 बुनियादी इकाइयां हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाए। अब ये कायद-ए-आज़म जब उन्होंने जिस असेंबली में आए थे उसमें कोई सेनेट नहीं होता था। उसके बाद 56 के अंदर आना मशरक़ी पाकिस्तान तय था, कोई सेनेट नहीं होता। अयूब खान की असेंबली में कोई सेनेट जब ये इस किस्म का अदारा नहीं होता था, भुट्टो साहब ने ये दिया। उसका बुनियादी मकसद ये था कि उसके अंदर तमाम इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन हो जाए। दुनिया में जहां पर भी होता है उसमें होता यह है कि तमाम ग्रोहों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप मुझे बताइए कि आपने बलूचिस्तान की ज्योग्राफी तो रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन क्या आपने ये तय किया कि वहां का पश्तून भी रिप्रेजेंट होगा, वहां का बलोच भी रिप्रेजेंट होगा, वहां का बरोई भी रिप्रेजेंट होगा, वहां का हजारा भी रिप्रेजेंट होगा? नहीं हुआ। आज तक एक हजारा सेनेटर नहीं बन सका। बरोइयों को बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है, पश्तून उस्ताद। इसी तरह आप देख लीजिए सिंध के अंदर, क्या आपने तय कर लिया कि उसके अंदर से जो अपना उर्दू स्पीकिंग या सिंधी ऊपर वाले इलाके के या नीचे बराबर रिप्रेजेंट हुए? नहीं हुए। पंजाब में क्या सराइकी जो हैं अपनी तादाद के मुताबिक रिप्रेजेंट हुए? क्या पोठवारी रिप्रेजेंट हुए? केपीके में? तो इसका मतलब यह है कि हमने इकाइयों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। आप अंदाजा करें कि दुनिया में जहां पर थे वहां पर उनके रिलीजियस ग्रुप्स भी, एथनिक माइनॉरिटीज भी, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, वो भी रिप्रेजेंट होता है। ये एक अय्याशी का अड्डा है। 49 कंट्रीज की लिस्ट मेरे हाथ में है जिन्होंने कहा कि ये हम अय्याशी नहीं करना चाहते। यार, सारे डिसीजन तो आप कौमी असेंबली में करते हैं, फाइनेंस बिल आप कौमी असेंबली में पेश हैं, तरमीमें आप कौमी असेंबली में करते हैं, इनको आपने रखा हुआ, बस खत्म। जी जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। रजा रूमी साहब, क्या वाकई सेनेट इंक्लूसिव पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है या बेजान और बेरूह इदारा है जिस तरह से बात कर रहे हैं औरिया साहब? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आईनी तौर पर कम से कम जो आइन की स्कीम है उसमें तो इस इदारे की बहुत अहमियत है। और चूंकि कौमी असम्बली जो है वो पॉपुलर वोट के ज़रिए मुंतखब होती है, सेनेट में तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी बराबर नुमाइंदगी होती है इस लिहाज से, और 18वीं तरमीम के बाद उसके जो इख्तियारात हैं उसमें इजाफा भी कर दिया गया है। अब मसला ये है कि क्या ऐसा हकीकत में भी है? वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और वो उसकी वजह ये भी है कि आखिर ये जो हाउसेस हैं इनको मिलजुल के तो सियासी कुव्वतों ने चलाना है, सियासी पार्टियों ने इनको फ़ाल करना है। और अभी हमने जो देखा है कि कम से कम पिछले 2.5-3 साल से पार्लियामेंट का रोल तो बहुत ही गैर मौसर रहा है। कौमी असम्बली में तो कोई बराए नाम ही कोई कानून साजी हुई है। अक्सर औकात तो वहाँ पे यहाँ हंगामा होता है, और यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस की एक फसल जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट ने पेश की है, चूंकि वो अपोजिशन के साथ मिलकर कोई काम नहीं करना चाहते। जमहूरियत का तस्वुर जो है वो अपोजिशन के बगैर है ही नहीं। रूलिंग पार्टी जो भी हो, जो भी अददी उनके पास मेजॉरिटी हो, पार्लियामेंट जो है वो नहीं चल सकती जब तक आप अपोजिशन के साथ ताउन को हासिल नहीं करते और कोई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं बनाते। तो यही वाकया सेनेट में भी है। और ये सेनेट की अनफॉर्चुनेटली गैर फाल होने की यही वजह है कि हमारी सियासी पार्टियों ने, और जो मौजूदा निज़ाम है इस वक्त जिसको हाइब्रिड निज़ाम भी कहा जाता है, उसमें फिर इन इदारों की वक़्त और अहमियत कम हो जाती है। इदारों की वक़्त और अहमियत की बात कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, लास्ट में आपसे कमेंट चाहूंगी। अगर जिस तरह अब पंजाब में हुआ, अगर ये तरीकाकार पड़ गया
और 2-3 लीडर्स के हाथ में आ जाता है फैसला पूरे सेनेट का, तो फिर क्या इंक्लूसिव सेनेट रह जाएगा और क्या नुमाइंदगी रह जाएगी सबकी? देखिए, जहां तक सेनेट की नुमाइंदगी की बात है, नुमाइंदगी की बात आईने पाकिस्तान में दी गई है। अगर सेनेट का जो अदारा है वो यूजलेस हो गया है तो फिर हमारे मुल्क में जो सदर की वो है सदारत, वो भी यूजलेस है। चारों सूबों में गवर्नर्स बैठाने की भी ये भी सेरेमोनियल पोस्टें बन गई हैं सारी। तो ये तमाम चीज़ें रिविजिट होने की बात है। लेकिन जब आइन में कोई बहस होती है कि जनाब आइन में हम कोई कानून साजी या अमेंडमेंट करें, तो ऐसे मुकद्दस किताब की तरफ उसको रख दिया जाता है कि जनाब ये 18वीं तरमीम को आप हाथ नहीं लगा सकते, आप इस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। इट्स टाइम कि आपने आइन में चेंजेस लानी है और देखना है कि कौन से अदारे की क्या। अभी आपने हमारे यहाँ जितनी भी कमेटीज बनती हैं कौमी असम्बली में या पार्लियामान में, उसमें सेनेट्स की एक मुतनासिब नुमाइंदगी होती है। अगर 8 आदमी इधर से आते हैं तो 4 वहां से आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को रिविजिट करने की, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी असेंबलीज हैं या जो हमारे लेजिस्लेटर्स आ रहे हैं जहां पे सिंपल मेजॉरिटी भी नजर नहीं आती, तो ये एक नामुमकिन सी बात है। और ये जानबूझ के इस किस्म के सिस्टम्स को इनकरेज किया जाता है कि पार्टीज कोई इतनी ज्यादा मेजॉरिटी से ना आए कि स्टेटस को रहे। और स्टेटस को रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।